सो गुड मॉर्निंग गाइस। वेनसडे मॉर्निंग आई वेलकम यू ऑल। तो कल हमने क्या देखा था? हमने देखा था मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो अकॉर्डिंग टू केनेथ बोल्डिंग, मैक्रो इकोनॉमिक डील्स इन एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स मतलब व्हाट गाइस? एडिशन ऑफ क्वांटिटीज लाइक नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल। नेशनल इनकम मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक डील करता है नेशनल इनकम मतलब कि कंट्री की आमदनी। जनरल प्राइस लेवल मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के जनरल प्राइस ऑल ओवर इंडिया। थर्ड, नेशनल आउटपुट मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री। फोर्थ, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेरोजगारी। फिफ्थ, इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई। एंड सिक्स्थ, पॉवर्टी। ठीक है, तो नेशनल, इसके अलावा भी बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, पर डेफिनेशन में हमको इतना एक्सेट्रा करके लिखना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू केनेथ बोल्डिंग, मैक्रो इकोनॉमिक डील्स इन एग्रीगेट्स ऑफ क्वांटिटीज like national income, general price level, national output, unemployment, inflation, poverty, etc. अभी नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। पहला कंसेप्ट है नेशनल इनकम, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स द मेजर वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। सिंपल है, जो भी एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं और जिसके डुप्लीकेशन नहीं है, मतलब एक गुड्स को दो बार हमने काउंट नहीं किया है, वही आएगा नेशनल इनकम में। ये बताता है कि कंट्री का परफॉर्मेंस कैसा है। सेकंड, हमने देखा कि सेविंग्स। यस, व्हाट इज सेविंग्स? जब हम खर्च करके हमारे पास कुछ हमारी इनकम या आमदनी बच जाती है और हम वो जमा करके रखते हैं फ्यूचर के लिए और अभी नहीं खर्च करते, उसको बोला जाता है सेविंग्स। थर्ड इज इन्वेस्टमेंट। इट रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। तो सिंपल है, जो सेविंग्स में करती हूँ उसको जब मैं किसी को मोबिलाइज करके उसको मैं कहीं पर इन्वेस्ट करती हूँ तो उसको बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से हमें क्या मिलेगा? रिटर्न्स मिलेंगे इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्ट मतलब गुंतवणूक करना, उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। तो पहला है नेशनल इनकम, सेकेंड इज सेविंग्स, थर्ड इज इन्वेस्टमेंट। फोर्थ इज ट्रेड साइकिल्स। तो गाइस ट्रेड साइकिल्स हमने नहीं किया था, तो ट्रेड साइकिल्स आपके लिए नया है। तो ट्रेड साइकिल क्या होता है? देखो गाइस, पूरे इकोनॉमी में, पूरे वर्ल्ड में हर इकोनॉमी ये फ्लो में बिल्ड होती है। आप समझो, ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड साइकिल होता क्या है। देखो, हमेशा मंदी रहे ऐसा नहीं है, हमेशा महंगाई रहे ऐसा भी नहीं है। ठीक है, हर इकोनॉमी कभी मंदी में रहेगी, कभी महंगाई में रहेगी, कभी डिप्रेशन में रहेगी, कभी रिसेशन में रहेगी, कभी आर्थिक मंदी रहेगी, कभी अच्छे ग्रोथ पर रहेगी। तो इकोनॉमिक साइकिल है ये। गाइस, अगर मैं देखती हूँ, आपको मैंने डाला भी है ये पिक कि इकोनॉमिक साइकिल कैसे होता है। इकोनॉमिक साइकिल मतलब कि आर्थिक मंदी। अब जैसे कि कोविड-19 की वजह से जब 2 महीने हमारा कंट्री बंद था, तो इससे आर्थिक आर्थिक स्थिति पर बहुत ज्यादा परिणाम हुआ है। मतलब लोगों को जॉब्स नहीं मिलना, लोगों को जॉब से निकाल देना या कम सैलरी पे रखना। सॉरी, बिजनेसेस में लॉसेस होना, बिजनेसेस नहीं चलना, बिजनेसेस बंद होना, तो वो टाइम पर क्या आता है? रिसेशन आता है। ठीक है, अभी जैसे कि मनी फ्लो मार्केट में बहुत है, मतलब पैसों का चलन बहुत है अगर मार्केट में, तो जब क्या आता है पता है क्या? इन्फ्लेशन आता है। जब, क्योंकि जब भी मार्केट में पैसों का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है और इकोनॉमी एकदम बूम में रहती है, तो चीजें महंगी होते जाती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा भी होता है खरीदने के लिए, तो अपने आप चीजें क्या हो जाती है? महंगी हो जाती है। एक स्टेज इकोनॉमी का ऐसा आता है कि अगर हम कोविड-19 के पहले की सिचुएशन में अगर आपको बताऊं, तो मार्केट इतने अच्छे पोजीशन पे था कि इकोनॉमी में नए नए बिजनेसेस के ऑफर्स आ रहे थे, नए बिजनेसेस सेटअप हो रहे थे। ठीक है, बहुत ही स्मूथ फ्लो में चल रहा था। बट देखो इकोनॉमी कैसे ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है कोई भी एक सिचुएशन में। इवन वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा सिनेरियो था, बट एक बीमारी की वजह से पूरी इकोनॉमी को डिस्टर्ब हो गया, तो हम एक रिसेशन के फेस में आ गए। और आप बोलोगे मैम ये इसमें से हम निकलने के लिए कितना टाइम लगता है? ऑलमोस्ट 2 to 3 years लगता है इसको एक फिर से एक सेम पेस पर आने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रहेगा। ठीक है, कोई बिजनेसेस को इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रहेगा गाइस। तो ट्रेड साइकिल्स आर फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस। अप्स एंड डाउन्स होता है बिजनेस में, विच शोज अप्स एंड डाउन्स इन द ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज। तो फिर से मैं बता रही हूँ, ट्रेड साइकिल्स आर फ्लक्चुएशंस
फ्लक्चुएशन मतलब अप जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर अप जाएगा फिर नीचे आएगा इन बिजनेसेस विच शोज अप्स एंड डाउन्स इन द ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज। लाइक इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, एंड डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब अपोजिट टू इन्फ्लेशन, जहां पर है ना लोगों के पास पैसा तो पैसा भी कम रहता है और वो ज्यादा खरीदते भी नहीं है। इन्फ्लेशन मीन्स अ कंटिन्यूअस राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। मैं फिर से बता रही हूँ, इन्फ्लेशन ये लिखना जरूरी है। इन्फ्लेशन मीन्स अ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब लगातार बढ़ना चीजों की कीमतों में, एंड डिप्रेशन मीन्स अ कंटिन्यूअस फॉल इन द ओवरऑल प्राइसेस। फिर से मैं बोल रही हूँ, डिप्रेशन मीन्स अ कंटिन्यूअस फॉल, तो मैंने क्या बोला, अपोजिट है। चीजों की प्राइसेस बढ़ जाना इन्फ्लेशन, चीजों की प्राइसेस कम हो जाना डिप्रेशन। क्यों होता है चीजों की प्राइसेस कम होती है ऐसा भी? जब मार्केट में चीजें खरीदने के लिए लोग पैसे देने के लिए रेडी नहीं होते तो अपने आप चीजों की जो कीमतें हैं वो कम हो जाती है, विच लोअर्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बोलोगे मैम इन्फ्लेशन अच्छा है, फिर ऐसा नहीं है। हर एक फेज ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे रहेगा, बहुत ज्यादा बढ़कर रहेगा तो वो हानिकारक है इकोनॉमी के लिए। डिप्रेशन भी एक्सट्रीम लेवल पे रहेगा तो हानिकारक है, इन्फ्लेशन भी एक्सट्रीम लेवल पे रहेगा तो हानिकारक है। तो फिर इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? इसका मेन कंट्रोल किया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर रिजर्व बैंक हमारा जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, अगर उसे लगता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वो क्या कर देता है, मनी के फ्लो को रोकने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है। कोई भी चीजों पे, जैसे हम लोन लेते हैं तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, ठीक है, हम कार लोन लेते हैं तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा ताकि लोग पैसा खर्च कम करें, ठीक है। और वही अगर आरबीआई को लगता है कि पैसों का चलन नहीं हो रहा है मार्केट में और डिप्रेशन जैसी स्थिति आ रही है तो वो क्या कर देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा देता है ताकि लोग पैसे खर्च करें, मार्केट में पैसा लाए और इकोनॉमी को बढ़ाए। तो दोनों भी एक्सट्रीम लेवल पर अच्छा भी है और नहीं भी है, पर कोई भी चीज एक्सट्रीम लेवल पर इकोनॉमी में रहेगी तो वो हावी ही करेगी। फिर से मैं बताती हूँ आपको, trade cycles are fluctuation in business which shows ups and downs in the overall business activities like inflation and deflation. Inflation means a continuous rise in the general price level and depression means a continuous fall in the overall prices and lowering down economic activity in general. तो जो भी economic activities को वो क्या कर देता है, lower down कर देता है। Then what is economic growth? ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दो कंसेप्ट है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इट इज अ क्वांटिटेटिव डायमेंशंस व्हिच मींस इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स में बढ़ना। इकोनॉमिक ग्रोथ तभी बोल जाएंगे कि चीजों को नंबर में बढ़ जाते, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि नेशनल इनकम इससे पहले 10,000 करोड़ थी, अब 12,000 करोड़ हो गई, तो 2,000 करोड़ से बढ़ गई। तो ये हुआ क्वांटिटेटिव डायमेंशन, क्वांटिटेटिव ग्रोथ हुआ, नंबर्स में ग्रोथ हुआ, विच मीन्स इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो इकोनॉमिक ग्रोथ का डेफिनेशन हमको लर्न करना है, मैं फिर से बता रही हूँ, इट इज अ क्वांटिटेटिव डायमेंशन व्हिच मींस इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर से मैं बता रही हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब क्या, नंबर्स में बढ़ना, डायमेंशंस व्हिच मींस इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ जाना इन द रियल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम से बढ़ जाना इनकम ऑफ द कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड हम कंसीडर करते हैं हमारे कंट्री में 1 ईयर का। Now what is economic growth? ये होता है। और economic development क्या होगा? So economic development is a wider concept, ये बड़ा concept है which deals in qualitative। देखो मुझे मार्क्स 75 से 80 मिले, ठीक है, बट मुझे कुछ 2 ही सब्जेक्ट में अच्छे मिले और 4 सब्जेक्ट में मुझे खराब मिले, तो मेरा ओवरऑल ग्रोथ होगा क्या? गाइस ये सोच के बोलो, नहीं होगा। मुझे सब इसमें अच्छा होना चाहिए तो ही मेरा ओवरऑल ग्रोथ होगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ ये बताता है नंबर्स में बढ़ा, बट डेवलपमेंट बताता है कितने अच्छे से बढ़ा, वो क्वालिटी बताता है, ये क्वांटिटी बताता है। ग्रोथ क्वांटिटी बताता है और डेवलपमेंट क्वालिटी बताता है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट
which deals in qualitative dimensions which is for the well-being of the people like health, education, etc. देखो कंट्री का ग्रोथ होना अच्छी बात है, बट उसके साथ डेवलपमेंट भी होना चाहिए. अगर डेवलपमेंट नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि ये ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटी में, जिससे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बट जब पॉपुलेशन का सही यूटिलाइज होगा तो उसको बोला जाएगा डेवलपमेंट. लेकिन अगर सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ. लेकिन अगर पॉपुलेशन को पूरा अच्छे से यूटिलाइज किया गया तो उसको बोलेंगे हम पॉपुलेशन डेवलपमेंट. It is a wider concept which deals in qualitative dimension. तो हम बोलेंगे इसको it is a wider concept which deals in qualitative dimensions which is for the well-being of the people like health, education, etc. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट और वो डील करता है क्वालिटी में, और इकोनॉमिक ग्रोथ डील करता है क्वांटिटी में. दोनों भी डिपेंडेंट है, ठीक है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंडेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ पे. मैं फिर से बता रही हूँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंडेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ पे, ठीक है. तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने देखा. अभी हम देखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मीनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री. ठीक है, देखो अभी जब भी हम डिस्टिंग्विश बिटवीन देखेंगे ना गाइस, इसका मैं आपको कर लूंगी, बट जब भी हम डिस्टिंग्विश बिटवीन देखेंगे तो आपको ऐसे पॉइंट्स लिखना है. फर्स्ट पॉइंट मीनिंग दिखा रहे हैं हम, सेकंड पॉइंट कंसेप्ट दिखा रहे हैं, थर्ड डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं, फोर्थ इंपैक्ट दिखा रहे हैं, फिफ्थ मेजर दिखा रहे हैं. ठीक है, तो इसका आपको पॉइंट लिखना जरूरी है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे. बट इसकी ये वाला पूरा कंसेप्ट मैं आपको कर लूंगी थर्सडे को, और थर्सडे को मैं डेली मैं आपका रिवीजन भी लेने वाली हूँ फर्स्ट चैप्टर का. थैंक यू वेरी मच गाइस. एनी प्रॉब्लम यू हैव प्लीज फील फ्री टू आस्क मी. थैंक यू.